हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ओके, ये आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में बात होगी। आप अगर आप लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रही है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रही हैं, एग्रीकल्चर या फिर आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रही है, तो ये आप वीडियो भी आपके लिए है। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को कवर नहीं करेंगे, बाकी सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, ओनली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कवर नहीं किया जाएगा, बाकी जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर है सभी को कवर किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो पूरा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आईबीपीएस एएफओ के बारे से संबंधित जो भी आपको जानकारी है चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्री विद कीवर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट, ये एग्रीकल्चर का चैनल है। और ठीक है, और बाकी बैंकिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जाती है और यहाँ पर धीरे धीरे सभी तरह की वीडियो आपको मिलने लगेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो सकती है तो उसके लिए हम आपसे पहले क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी तरह की कोई गलती हम बोलने में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम देख सकते हैं स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है ये। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। ये क्या करता है स्टूडेंट, इसका काम क्या है? इसका काम की अगर मैं बात करूँ, इसका काम वैकेंसी जो होती है बैंक के अंदर, जो वैकेंसी होती हैं उनको फिल करने का काम इसका होता है। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम आईबीपीएस का ही होता है। ठीक है, और जितने भी बैंक है, जैसे कि कुछ बैंक छोड़ के जैसे आपका एसबीआई है और थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसी नहीं देता है, एसबीआई खुद ही वैकेंसी निकालता है। जिस तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है अलग से निकलती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका नाबार्ड है वो अलग वैकेंसी निकालता है स्टूडेंट। ठीक है, और नाबार्ड भी अलग वैकेंसी निकालता है। दूसरा आरबीआई की बात करें तो आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अपनी अलग वैकेंसी निकालता है। ठीक है, तो बट अगर आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस में जितने भी अपना पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी होते हैं, जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ओके, जैसे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ ओबीसी हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारे जितने भी बैंक हैं। ओके, जैसे आपका बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, ये बड़ौदा ग्रामीण की बात नहीं होती है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ना कि ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक को फिल करने वाला काम कौन करता है? आरआरबी करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है आरआरबी। ठीक है, वो अलग बात करेंगे उसके बारे में। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के बारे में। ठीक है, आज हम आरआरबी के बारे में बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करता है स्टूडेंट, बैंकों के अंदर जो वैकेंसियाँ आती हैं उनको फिल कराने का काम कौन करता है? वैकेंसी को फिल करने का काम आईबीपीएस करता है। इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम आईबीपीएस करता है। एग्ज़ाम बिल्कुल आईबीपीएस ही लेता है। ठीक है, तो हम आज आईबीपीएस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको अबाउट अस के बारे में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर निकल कर जाएगी ये क्या काम, ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये इस तरह का। ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ओवरव्यू है इसका। ठीक है, आईबीपीएस सोसाइटी एंड द ट्रस्ट। ठीक है, ये सब है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इससे कोई क्वेश्चन कभी आता नहीं है। ठीक है, केवल और केवल जो हमारे काम की चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये आईबीपीएस है, बस इतना समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो बैंक के अंदर बैंक के अंदर जो वैकेंसी फिल होती हैं, यानी वैकेंसी जो खाली होती है उनको भरने का काम कौन करता है? आईबीपीएस ही करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन निकला है, ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट कौन करता है? आईबीपीएस। जितने भी हैं, जैसे आपका सीआरपी है, आरआरबी है, क्लर्क्स है, पीओ है, इस तरह की बात है। तो हम बात करने वाले हैं आज, हमारा जो टॉपिक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमन रिटर्न्स प्रोग्राम। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
अब बात आती है कि देखो जितने भी हैं आप इनसे नीचे जाएंगे, ये वैकेंसी सॉरी जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट को अपडेट किया गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर इसके बारे में। चलो एक नोटिफिकेशन हम इसमें से डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, हर साल आता है 31 जुलाई 2023 को, ठीक है। अब 31 जुलाई 2024 को आएगा। मैं सब कुछ बताऊँगा इसके बारे में। थोड़ा सा पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए हम पहले से इसको देख लेते हैं। इस तरह का स्टूडेंट आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है, ये सेम है। अगर आप किसी कोई भी विद्यार्थी हैं, अगर वो IBPS CFO का पेपर दिया होगा तो उसने ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ही वैकेंसी दिखाई दी, सभी कुछ दिखाई देता है। वैकेंसी की बात नहीं है, सब कुछ डिटेल्स के बारे में इस नोटिफिकेशन में लिखा होता है, और कहा भी जाता है कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये इंडेक्स दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या चीज़ कहाँ पर है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पेज नंबर 1 पे है। पार्टिसिपेट बैंक की बात करें तो 2 नंबर पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2 नंबर पे है। तो हम धीरे धीरे सभी इंडेक्स को हम गो थ्रू होंगे धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में द ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका प्रीलिम एंड मेंस एंड, ठीक है, यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, और जिसमें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू हो गया। तो इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो इन सभी के बारे में IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राज्यसभा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, 6 पोस्ट हैं टोटल। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 6 पोस्ट पर ये IBPS काम करता है, ठीक है। अब इसी को ले लीजिए आप। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी देख लिए, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं आता है, RBI नहीं आता है, नाबार्ड नहीं आता है। तो ये देख लीजिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी अलग से निकालता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होता है, बट बाकी जो वैसे PO वगैरह होते हैं या क्लर्क वगैरह तो यही निकालते हैं यहाँ पर। पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे के सारे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं वो IBPS में भी वैकेंसी अपनी दे देता है, IBPS को भी वैकेंसी देता है, और कभी कभी स्पेशल भी निकालता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा 60 नंबर का क्वेश्चन मेंस पेपर होता है, एक इंटरव्यू होता है, रिटर्न प्री एग्जाम इसमें नहीं होता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में। अगर कोई बंदा, मेरा एक फ्रेंड्स है, ठीक है, उसकी मैंने सैलरी स्लिप वगैरह के बारे में एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप उसको देखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम किया था, तो उसमें अलग स्पेशलिस्ट वैकेंसी आई थी, स्पेशल वैकेंसी आई थी। इसमें प्री का कोई फंडा नहीं था, प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ था स्टूडेंट, केवल मेंस एग्ज़ाम था, ठीक है, और एक इंटरव्यू था। तो टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो हमेशा हर साल इस तरह आता है, डेट को ध्यान मत दीजिएगा, ये डेट अभी ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें हैं जो अभी तक है, जैसे कि आप लोग अलॉटमेंट की बात करें तो ये 1 अप्रैल को प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि जिसका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद उसको बैंक दे दिया जाएगा कि आपका इतना मार्क्स हैं, और इस आधार पर आपकी इस कैटेगरी के आधार पर आपको बैंक दिया जाता है। तो ये 1 अप्रैल 2024 आने वाला है। तो अभी थोड़ी सी पेंडिंग इसके अंदर है, बाकी सब कुछ इसने करा दिया है। कंडक्ट इंटरव्यू ने करा दिया है, डाउनलोड कॉल लेटर इंटरव्यू हो चुके हैं सब फरवरी मार्च में। डिक्लेरेशन रिजल्ट भी आपका हो चुका है फरवरी 2024 में मेंस का। तो सब कुछ इसने यहाँ पर कराया है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट, ये शेड्यूल होता है, हर साल आता है इस तरह का शेड्यूल, आप लोग देख लीजिए। मैं इसका कैलेंडर भी आपको दिखाऊंगा, तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी स्टूडेंट। अगर कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेता है अच्छे से, कोई भी डाउट, देखो भाई बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, जब कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हमको होती है, बट ये है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये सब चीज़ें इन पर सब कोई ध्यान नहीं देगा। तो स्टूडेंट ये सब डिटेल्स हैं, ऐसे ही आएगा 2024 के अंदर भी, ठीक है, 24 के अंदर भी इसी तरह की डिटेल्स होगी सब कुछ। तो बस लग जाइए। अब आते हैं तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी, यस, सिटीजनशिप की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट द, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया का बिल्कुल चल जाएगा, अगर नेपाल का है तब भी चल जाएगा, भूटान का है तब भी चल जाएगा। तो ये सर नेशनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इंडिया में ये कम ओवर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटिंग, ओके। कह रहा है कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में रहने वाले होने चाहिए ये लोग, जो चाहे नेपाल का हो, बट नेपाल का कौन आता है भाई, नेपाल भूटान वगैरह ये इंडिया के बहुत हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे जो इंडिया के ही हैं।
तो हमारे देश में सब ऐसी बात नहीं है, सिटीजनशिप नहीं मिलती है, मिल जाती है भाई, ठीक है। बट ये लोग हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन इनका एक क्राइटेरिया है 1 जनवरी 1962 से पहले के ये भारत में होने चाहिए। अगर उसके बाद क्या है तो इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एज की बात करें तो बिल्कुल एज क्राइटेरिया की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। अदर बैकवर्ड या नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 3 साल की छूट है। पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो वो 10 साल की छूट है एज में। एक्स सर्विसमैन है तो कोई 5 साल की छूट इसको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब हैं पर्सनल इफेक्ट बाई 1924 माफ़ कीजिएगा 1984 1984 है ये। 1984 का अगर कोई दंगा हुआ है तो उसे 5 साल की छूट उसको दी जाती है। तो ये सब है कि अगर कोई दंगे में है तो 1984 में कोई दंगा हुआ होगा, उससे अफेक्टेड है तो 5 साल की छूट उसको मिलेगी एज रिलैक्सेशन में। द रिलैक्सेशन इन अपर एज SC/ST कैटेगरी अलाउड टू द कम्युनिकेटिव बेसिस ऑफ द ओनली वन, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। आगे बात करेंगे तो इसकी यहाँ पर बात करें तो रिजर्वेशन फॉर द, अच्छा ये सब वही है भाई, रिजर्वेशन भी होता है इसमें, ठीक है। जो हैंडीकैप वगैरह है या फिर डिसेबिलिटी है तो उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके काम की तो नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है, जो इससे संबंधित है। EWS कैटेगरी बिल्कुल हाँ, इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले को उनके लिए भी है ये, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो IT ऑफिसर स्टूडेंट है जिसने IT किया है और जो 4 साल का इंजीनियरिंग अगर किसी ने किया है तो एलिजिबल है। उसने टेक्नोलॉजी डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस में अगर आपने 4 साल ये काम किया है तब भी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, IT ये सब चीज़ है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास हैं तो इनमें इलेक्ट्रिकल में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, होटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह, इंफॉर्मेशन, जैसे MCA कोई कर लेता है तो एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। तो 4 साल का होना चाहिए बस, ये इसमें लिखा हुआ है कि 4 साल का होना चाहिए कोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उम्र की बात करें तो 20 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 साल की उम्र है, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने ग्रेजुएट हैविंग द पासिंग दो एक B लेवल का किया हुआ है तो वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री ग्रेजुएशन में उसके पास होनी चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर कुछ भी अगर आपके पास फिशरीज से है तो आपके पास, तो आप एलिजिबल है। इतने सारे डिपार्टमेंट है, किसी भी एक डिपार्टमेंट से अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट IBPS CFO, ठीक है। और राज्य सभी अधिकारी की बात करें तो मिनिमम 20 साल वही है, मैक्सिमम 30 साल। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हिंदी पढ़ा हो उसने पोस्ट ग्रेजुएट में या फिर आपका इंग्लिश पढ़ा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केल 1 की बात, ये लॉ ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री LLB अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। HR पर्सनल ऑफिसर अगर आप हैं तो बिल्कुल ग्रेजुएट आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो आप HR में अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो बिल्कुल ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, 2 साल का फुल टाइम MMS मार्केटिंग में आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम MBA मार्केटिंग होना चाहिए तो आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई स्टूडेंट। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका हम आंसर में ही दे देंगे। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मान लीजिए एक कोई कैंडिडेट हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह का कोई कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट ने क्या किया, एक मोबाइल ले लिया, ठीक है साहब, मोबाइल ले लिया, ओके, थोड़ा एक मोबाइल ले लिया इसने और इस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये थी। कितनी थी? 10,000 रुपये कीमत थी। और इसे कहा गया कि भाई तो 2,000 रुपये हर महीने जमा करेगा, ठीक है, यानी कि 2,000 रुपये हर महीने जमा करेगा तो ये 5,000 में पूरे हो जाने चाहिए थे, नहीं। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री में क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि इनसे ब्याज कमाते हैं कि भाई तू कहेगा कि भाई 2,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का मोबाइल था, मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये थी, आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा। कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद, ठीक है। कहने लगा भाई ठीक है, हर महीने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से काट ली जाए, ठीक है, या 2150 जितने भी वो EMI बैठती हैं, EMI जितने की बैठेगी उसके हिसाब से उसे 10,000 की जगह कितने देने पड़ेंगे? 12,000 रुपये। ये कैंडिडेट अगर मान लीजिए इसने जनवरी से स्टार्ट किया और ये 5-6 महीने तक की बात करें तो जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ठीक है,
अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ओके। तो जनवरी में भी इसने ईएमआई दी, फरवरी में भी दी, मार्च में इसने ईएमआई नहीं दी, अप्रैल में भी ईएमआई नहीं दी। तो इससे क्या होता है, इससे इसका क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि क्रेडिट स्कोर जो होता है स्टूडेंट, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो ख़राब होने लगता है। क्रेडिट हिस्ट्री की क्या होने लगती है, ख़राब होने लगती है कि ये बंदा टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, टाइमली समय पर इसने क्या नहीं किया, टाइमली इसने अपनी ईएमआई को पेमेंट नहीं किया। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में से कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। क्योंकि लोन नहीं देगा क्योंकि इसका सिबिल जो होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कुछ ऐसा होता है। आप लोग थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा सिबिल, क्रेडिट की पूरा नाम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ओके। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये हैं, ठीक है। ये अगर बात करें तो ये फाउंडेड अगस्त 2000 में, पूरा 2000 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ये था स्टार्ट, ठीक है, फ्रेम। तो कुछ बच्चे एक बोलेंगे सर सिबिल वही होता है स्टूडेंट, आप जो चीज़ खरीदते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आप खरीदते हो अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिबिल ख़राब होगा, सिबिल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होगी, ठीक है। कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। आपको चाहे कितने ही अच्छे लोग आदमी हो, लेकिन अगर आप बैंक में जाते हो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको कुछ नहीं देंगे, कहने की कि आपने पहले तो आपने चुकाया नहीं, आगे हम आपको कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि ये सिबिल का ध्यान जरूर रखें कि कोई भी अगर आप सामान लें तो टाइमली पेमेंट जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ता है। अगर सिबिल स्कोर की बात करें तो लगभग ये 900 में से होता है, ठीक है। 900 में से किसी का 850, 750, 650 इस तरह होता है। तो ये क्रेडिट हिस्ट्री है, कह रहा है कि द कैंडिडेट अप्लाई इन द सेल ensure that the time they maintain the health credit history and the shall have the minimum CIBIL score 650 तो होना ही चाहिए 900 में से 650 या अबव एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग के समय ऑफ पार्टिसिपेट बैंक, ओके। पार्टिसिपेट जिस बैंक में आप यानी कि ज्वाइनिंग करते समय आपके पास सिबिल स्कोर 650 इससे ज़्यादा होना चाहिए, 650 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 650 से कम आपका होता है तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि देखो ये क्या है कि बैंक जो है, बैंक भी तो किस पे काम करता है, क्रेडिट हिस्ट्री पे काम करता है, सिबिल पे काम करता है भाई, ठीक है। अगर आपका सिबिल, दूसरा बात कुछ बंदे यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, कुछ बंदे हो चाहेंगे सर हमने कभी लोन नहीं लिया है, हमने मोबाइल नहीं लिया है, तो क्या कल को हम मोबाइल खरीद ले जाके, नहीं, ऐसा मत करना। अगर आपके पास आपने कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ खरीदी नहीं है आधार कार्ड से, मोबाइल से, या अगर आपने कोई मोबाइल किस्तों पे नहीं लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, मतलब उसका ईएमआई अगर आप पे नहीं करते तो ज़िंदगी में कभी नहीं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आईबीपीएस ने ये कह दिया, देखो नोट करके लिख दिया, कैंडिडेट विद द नो बैंक अकाउंट, ओके, शैल नॉट बी द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिबिल स्टेटस। कह रहा है कि अगर आपके पास किसी तरह का नो बैंक अकाउंट है, किसी भी तरह का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, और आपने किसी तरह का कोई भी सिबिल में कोई भी काम नहीं किया है, मतलब कोई भी मोबाइल अपनी ईएमआई पर नहीं लिया है, और तो उसके लिए अगर आपका जीरो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिबिल स्टेटस जो होगा वो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो सिबिल स्कोर रिक्वायर द नोट द प्री कंडीशन, ठीक है, टू अप्लाई, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ का भाई। ये जो कैंडिडेट हैं, जो कोई भी कैंडिडेट अगर सिबिल का जरूर ध्यान रखें अगर वो आईबीपीएस को दे रहा है तो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है। आपका आधार कार्ड जाता है, आपका पैन कार्ड जाता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन बैंक को देते हो तो वो ज्वाइनिंग के समय आपको गड़बड़ी कर सकते हैं आपके सामने, क्योंकि देखो बैंक के अंदर पैसे का मामला होता है स्टूडेंट। अगर इनको सिबिल का पर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग यानी कि बैंक आप पर कैसे विश्वास करेगा। तो इस चीज़ को हो सकता है कि आप ये इस नोटिफिकेशन में इस वजह से लिखा हुआ है कि ये ध्यान रखें, जरूर रखिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इंटीमेशन चार्ज की बात करें तो बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो SC ST OT PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं 175 रुपये देंगे, बाकी 850 रुपये देंगे GST के साथ। इनके लिए फ़ीस ये रहा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बिल्कुल 2 पेपर होंगे, एक इंटरव्यू होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश, रीजनिंग और आपका बैंकिंग इंडस्ट्री पूछा जाएगा। ये किस में है, ये लॉ ऑफिसर और राजस्व अधिकारी के अंतर्गत हैं। इसे छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर
इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, 50-50 क्वेश्चन है। एक बस इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंग्लिश 25 नंबर का है, बाकी जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इंग्लिश जो होता है 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ मार्क्स का होता है। टोटल मिलाएंगे तो क्वेश्चन की संख्या 150 हो जाएगी। मार्क्स की बात करेंगे तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 125 इसलिए हो गई क्योंकि इंग्लिश जो है वो आधे नंबर का है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर किस भाषा में आएगा पेपर, इंग्लिश में इंग्लिश का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। रीजनिंग में आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आएगा। 40-40 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का जैसे आप पेपर करोगे तो आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को छोड़ के आप क्वांट पे चले गए, क्वांट को छोड़ के आप इंग्लिश पे चले गए, ऐसा नहीं है। 40 मिनट का समय मिलेगा। 40 मिनट पूरे होने के बाद जंप हो जाओगे तो आप दूसरे सेक्शन में, फिर 40 मिनट का पूरा होने के बाद आप जंप हो जाएंगे तीसरे सेक्शन में, बात खत्म। 120 मिनट का समय आपको टोटल दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो प्री एग्ज़ाम की बात हो गई। अब बात करें मेन एग्ज़ाम की, बिल्कुल मेन एग्ज़ाम भी देख लीजिए भाई। मेन एग्ज़ाम की बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे आपके, प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। समय जो होगा आपका 45 मिनट। ये 45 मिनट ही आपको IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनाते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट इन 45 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करता है, अच्छे से इसको मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है इस 45 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, तो वो बैंक के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 बन जाता है। बस अगर जो स्टूडेंट पूरी साल मेहनत नहीं करता है, ठीक है, और 45 मिनट का अच्छे से यूज नहीं करता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही खत्म हो जाएगा, तो यार यानी कि 0.25 यानी कि 1/4, ओके। तो ये निगेटिव मार्किंग है। पेपर को समझ लीजिए आपने, ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू, बिल्कुल हाँ इंटरव्यू 20 में है, इंटरव्यू भी हुए, ठीक है। स्कोर की बात करें तो ये सब एग्जामिनेशन सेंटर सब दिखाई गई। इंटरव्यू की बात करें तो बिल्कुल यहाँ कैंडिडेट इंटरव्यू है। जो भी स्टूडेंट मेन में शॉर्ट लिस्टेड होगा उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में भी जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। 80-20 रेशो कर दिया जाएगा, यानी कि आपके जो 60 क्वेश्चन थे वह 80 नंबर के कर दिए जाएंगे, और जो भी इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का उसे कन्वर्ट करके 20 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो फाइनल स्कोर होगा आपका 100 में से आएगा, 100 में से 40, 45, 50, 55, 60 जितने भी आएगा वो 100 में से आएगा, ठीक है। तो ये 80-20 रेशियो होता है। कुछ लोग इसे एक तरीके से मैं बताता हूँ कि आप 20% मेहनत करो, यानी कि 20 कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर किसको लागू, ये 80-20 का फंडा बैंक है, ये बैंक के अंदर है। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि यानी कि आप 20% वो पढ़ो जिससे आपके 80% नंबर आए, आप 80% वो मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए। तो ये IBPS का फंडा बताता है 80-20 का रेशियो। 80-20 का रेशियो कहता है कि आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए, आप 20% पढ़ो ताकि आपके 80% नंबर आए। तो ये फंडा है, अगर इसे समझ गए तो आप ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये 80-20 रेशियो है, इसका मतलब स्टूडेंट होता है कि ये रिटर्न के 80 का जो 60 क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट कर देंगे 80 में, और जो आपका इंटरव्यू का जो आएगा उसे कन्वर्ट कर देंगे 20 में, यानी कि इंटरव्यू जो होता है वो 100 का होता है, ठीक है। अगर आपके 12 नंबर आते हैं तो मल्टीप्लाई 5 कैसे कीजिएगा तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 10 नंबर आते हैं तो मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो 50 नंबर आ जाएंगे। तो ये हैं 20 का, ये आप समझ गए होंगे। कितने कैंडिडेट को बुला सकते हैं, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, सो इसके लिए देखता हूँ इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कि भाई इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुला सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है। चलो वो देख लीजिएगा इंटरव्यू में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैकेंसी पे 3 को बुला सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, ठीक है। वो कहीं पर मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट वो कहीं पर इस तरह का मुझे नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेगा, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन होगा आपका। अगर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपकी आंखें चेक होगी, आपका अंगूठा चेक होगा, थंब चेक होगा आपका, ठीक है। अच्छे से चेक करते हैं वे लोग। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखी जाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सब चीज़ें तब होता है जब कोरोना वगैरह था, अभी तो ऐसा नहीं होता है। ID प्रूफ के बाद कॉल लेटर फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, कॉल लेटर आपके पास, ओके। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाए स्टूडेंट तो आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, मेंस एग्जाम का भी, ठीक है। ध्यान रखिए इंटरव्यू का भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर OBC कैटेगरी से हैं आप तो ये सब चीज़ें हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उसके लिए नहीं ज़रूरत नहीं होता है। बट अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगते हैं वे लोग।
ठीक है। फिर वहाँ पर भी क्या कहते हैं कि जाओ बना के लाओ 5 मिनट में। बताओ 5 मिनट में कोई कास्ट सर्टिफिकेट बना के ला कर देता है? नहीं देता है। तो वे क्या कहते हैं कि चलो आपको समय दे देता है कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर देना। ठीक है। तो इस वजह से ऐसी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। ठीक है, कोऑपरेट करेंगे आप लोगों के साथ अच्छे से। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब फीस मैंने आपको बता दी है, ये सब। बाकी कुछ देखता हूँ तो वैकेंसी के बारे में अगर आगे आएंगी वैकेंसी और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ। अच्छा, अगर आप कैंडिडेट को गिल्टी पाए जाते हैं तो उसके लिए कुछ उसके खिलाफ भी हैं, अनफेयर मीन्स हैं। तो ठीक है, तो एट द टाइम ऑनलाइन प्रीमियम एग्जामिनेशन द मेन एग्जामिनेशन टू, या फिर किसी भी तरह का कोई भी है तो यूजिंग द अनफेयर मीन्स इम्पर्सन, तो इस तरह का है भाई उसके लिए। ठीक है, उसको जेल भी हो सकती हैं, उसके खिलाफ चार्ज भी लगाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें देखें तो वो सब कुछ देखेगा। ठीक है, कॉल लेटर की बात करें तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर है स्टूडेंट, ये वैकेंसी है जिसका आपको इंतजार है। यहाँ पर वैकेंसी आती हैं हर साल। ये पेज नंबर भी लिख लीजिएगा, अगर आपको पेज नंबर है इसका 30 पेज नंबर है। कभी कभी ये घट सकता है, बढ़ सकता है, कोई कंफर्म तो है नहीं, बट ये वैकेंसी इंडिकेट करता है। यहाँ पर देख लिए, बैंक ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो लगभग यहाँ पर टोटल 500 वैकेंसी थी। ठीक है, केवल 1 2 3 4 कुछ बैंक हैं, छोड़ दीजिए उनको, 5 बैंक है जिन्होंने NR लिखा है, नॉन रिपोर्टेड लिखा है, बाकी तो ऐसे ही है। ऐसी बैंक थी जिन्होंने कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। उसने कहा कि ना तो हमारे पास है, ना तो यस कहते हैं, ना हम कहते हैं। देखो NR का मतलब मैं आपको बताता हूँ। NR का मतलब क्या आता है, मान लीजिए बैंक है, बैंक गया, IBPS गया बैंक के पास, कहने लगा भाई बैंक तुम्हारे पास वैकेंसी है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। उसने IBPS की तरफ को देखा, ना तो हाँ कहा, ना यस कहा, या न तो यस, उसने न तो यस बोला ना नो बोला, और वो चुपचाप रहा। तो उसका मतलब है कि वो उसने लिख दिया कि कोई बात नहीं भाई, हम बाद में मिल लेंगे आपसे। तो NR है। ठीक है, नॉन रिपोर्टेड है। NR मतलब नॉट रिपोर्टेड है, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, बट ये इनका ये कहना है कि हम 1 अप्रैल से पहले, रिजल्ट आने से पहले आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, अगर आप अपने स्टेट से देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे आपका कोई चंडीगढ़ से है तो बिल्कुल चंडीगढ़ में भी सेंटर हैं, छत्तीसगढ़ से है छत्तीसगढ़ में भी सेंटर हैं, दिल्ली के अंदर है तो बहुत सारे सेंटर हैं, गोवा में भी सेंटर हैं, गुजरात में भी सेंटर हैं, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, भारत के किसी भी हिस्से से अगर आप हैं तो आपके लिए सेंटर अवेलेबल करा रहा है IBPS। ये अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि जाइए किसी एक राजधानी में, मान लीजिए सेंटर की राजधानी, स्टेट की राजधानी है, वहाँ पर एग्ज़ाम दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने अच्छा किया है कि भाई मान लीजिए आप असम से हैं या फिर आप सिक्किम से हैं, तो सिक्किम के लिए गंगटोक आप वहाँ जा सकते हैं पेपर देने के लिए, वहाँ पर सेंटर हैं। लद्दाख में है तो लेह में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। कैंडिडेट की सूटेबिलिटी के हिसाब से भी है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी है कि भाई आ जाइए कभी भी कहीं भी पेपर देने के लिए, ऐसा IBPS नहीं करता है। यही स्टैंडर्ड इसको अट्रैक्ट करता है, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का काम IBPS का यही है कि बैंक स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें एकदम स्टैंडर्ड होती हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, किसी तरह का कोई भी घोटाला नहीं होता है, समय पर होता है, टाइमली होता है, हर चीज़ बिल्कुल। मेन एग्ज़ाम होगा, कोई घोटाला नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी मेहनत से होता है बिल्कुल। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। उसके बाद बात करें इंटरव्यू, उसके रिजल्ट की बात करें, बिल्कुल रिजल्ट भी समय पे एकदम घोषित कर दिया जाता है 1 अप्रैल को। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती हैं, इसी वजह से स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहता है। और कोई कारण नहीं है, कारण है कि रेगुलरिटी है इसके अंदर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 20 साल का है और वो 21 साल 22 साल में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन गया, तो समझ लीजिए वो 60 साल में क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कैटेगरी है। मैं तो अच्छा मानता हूँ कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। ये अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया नौकरी है ये, आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, समय पर आप मेहनत कीजिएगा, आप कहीं का भी हो, भारत के किसी भी हिस्से से हो। बट अब यही है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, हमारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर भाई देखो कमेंट जो करेगा वो सोच समझ के कमेंट करना भाई। ठीक है, गलत कमेंट मत करना। ठीक है, नहीं तो फिर उसका इलाज हो जाता है भाई। ठीक है,
तो इस वजह से आपसे यही निवेदन है कि अगर हमसे कोई बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हम नॉलेज आपको गलत नहीं देंगे, इस बात का हमें भी ध्यान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नॉलेज हम गलत नहीं देंगे, इस बात तो आप समझिएगा, ठीक है। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने पूरी डिटेल्स बता दी आपको, ठीक है। अब सिलेबस पर बात करेंगे हम। अब सिलेबस पर हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ विद्यार्थी, सिलेबस में अगर जो मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, देखो अगर किसी ने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कभी दिया है, कभी कोई गुजरा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से एग्ज़ाम दे के, कभी उसने फील किया है, तो जो अगर कोई विद्यार्थी एक बार दिया है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, एक बार तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर उसने 2 या 3 बार AFO दिया है, बिल्कुल उसको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या एग्ज़ाम में आया है क्या नहीं आया। 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन वो भूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो सिलेबस होता है कोई छोटा मोटा सिलेबस तो नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान नहीं रहेगा। तो लेकिन जिस विद्यार्थी ने 2-3 बार दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, वो मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताए, या बिल्कुल मुझे बताए कि जो बता रहा हूँ मैं वो क्या गलत है या सही है, ठीक है। उसको मैं उससे ये पूछूंगा मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ, तो सिलेबस में आप रीजनिंग की बात करूँगा। अब रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट, पजल आती है, इनइक्वालिटी आती है, स्लॉलिज्म आता है, इनपुट आउटपुट आता है, डाटा सफिशिएंसी आती है, ब्लड रिलेशन आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, और वर्बल रीजनिंग आता है। ये सारे के सारे टॉपिक ना पढ़ के मैं केवल आपको 4 से 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा। अगर कोई भी विद्यार्थी इन 4 से 5 टॉपिक को पढ़ता है तो वो 110% आपके एग्जाम में आएंगे। कितने परसेंट? 110%। मैं 99% की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, 110% की बात कर रहा हूँ, ना 100 की बात कर रहा हूँ, 110% की बात कर रहा हूँ। अब वो मुझे विद्यार्थी ज़रूर बताए कमेंट में कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट तैयार कर लीजिए, बस सीटिंग अरेंजमेंट सिंगल और डबल फेसिस वाला दोनों तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आता है सीटिंग अरेंजमेंट का। सर्कुलर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अंदर बाहर की तरफ, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, ये आ गया। और पजल आती हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट में हो क्या आता है, देखो जो सीटिंग अरेंजमेंट में जो 12 आदमी हैं, 6 आदमी उत्तर की तरफ हैं और 6 आदमी दक्षिण की तरफ बैठे हुए हैं। तो इस तरह आपने देखा होगा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट जरूर पढ़े, सीटिंग अरेंजमेंट में जरूर आएगा क्वेश्चन। और सर्कुलर बेसिस जो होती है, सर्कुलर बेसिस जो अरेंजमेंट होती है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद और क्या तैयार कीजिएगा, पजल। पजल में आपके बॉक्स वाली जो पजल होती है, बॉक्स वाली, बॉक्स 5 बॉक्स ऊपर बैठे हैं, 3 बॉक्स नीचे बैठे हैं, इस तरह बताइएगा, ठीक है। या फिर आप दे देंगे ये PQRSTR आदमी हैं, इनका ये प्रोफेशनल है, कोई शिक्षा कोई मतलब इकोनॉमिक्स से है, कोई एग्रीकल्चर पढ़ाता है, कोई इस तरह से। तो इस तरह की पजल जो होगी, पजल भी ऐसी नहीं है कि आप उसमें पजल में बढ़ जाएंगे बहुत बड़ी बड़ी पजलों में, नहीं, जो कॉन्सेप्ट इसकी जो कॉन्सेप्ट पर आती है पजल, उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी में आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया और इस तरह का दे दिया, तो ये क्वेश्चन पूरा इस तरह नहीं देंगे पी का रिलेशन आज से है या नहीं, ऐसे नहीं देंगे। तो उसमें ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन देंगे कि बताओ इनमें से कौन सा फिट बैठेगा, ठीक है, इसमें से कौन सा फिट बैठेगा, ये फिट बैठेगा, ये फिट बैठेगा, या ये फिट बैठेगा। तो इस तरह से देंगे। बट सीटिंग अरेंज इनइक्वालिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर मैंने अभी तक बताया। स्लोलिज्म नंबर 4 पॉइंट, स्लोलिज्म। इनपुट आउटपुट आता है बिल्कुल, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है। कभी कभी पेपर ऐसा आता है ड्यूरेबल आपको, जिसको आपको इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा ज़्यादा आता है। बाकी ये 4 हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर के 5 टॉपिक हैं। अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, 20 नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 नंबर रीजनिंग में आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 भी लाइए, 15 भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग में 15 से 20 नंबर आप इन टॉपिक से ला सकते हैं। कभी कभी तो 10 नंबर का तो यही आ जाता है, 10 नंबर का यही आ जाता है, और 5 नंबर कभी कभी आता है, 55 नंबर के आते हैं। इनइक्वालिटी हमेशा 5 नंबर का आता है, स्लोलिज्म 5 नंबर का आता है, 10 नंबर तो ये हो गए आपके, ठीक है। इन 5 टॉपिक को पढ़िए स्टूडेंट, और 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप लिया, 20 क्वेश्चन प्लस अगर आपने कर लिया, एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूँ। बाकी आप ये बोनस में, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, आता है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। बट ये बाकी ये अगर जो विद्यार्थी दे के आया है 2-3 बार उसने दिया है एग्ज़ाम, तो उससे पूछो क्या मैं सही बता रहा हूँ या नहीं।
वो जरूर मुझे बताए कि सर सही बता रहे। देखो भाई ये एग्ज़ाम हमने फेस किए हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अपना, ठीक है। मैंने आरआरबी का इंटरव्यू फेस किया था अभी, ठीक है, 2023 के अंदर आरआरबी स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर क्रैक किया है, तो उस चीज़ को मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताऊँगा। ये है, ये सब है, ये 5 टॉपिक। इसी तरह मैं आपको जो क्वांट है उसमें भी इसी तरह की बताऊंगा। इंग्लिश की बात करें तो बाद में बात होंगी, आज बात होगी क्वांट की। क्वांट की बात करें तो नंबर सीरीज सबसे ज़्यादा की बात करें तो मैं क्वाड्रिक इक्वेशन 5 नंबर का आता है। क्वाड्रिक इक्वेशन एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, 5 नंबर इससे आते हैं। DI डाटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी 4 DI आती है, कभी कभी 3 आती हैं, 2 DI तो करने योग्य करने लायक आती है, ड्यूरेबल आती है, 2 DI ही हो जाएगी। यानी कि एक तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, एक तो मैंने आपको क्या बताया कि आप एक तो कर लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन, DI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया आपका क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर सीरीज आप कर लीजिएगा। रोंग नंबर सीरीज जरूर करें, रोंग नंबर सीरीज 1 2 3 नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज। अप्रोक्सीमेशन भी आप कर सकते हैं, सिम्प्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं, ये बस इतना कर लीजिए। बाकी आपका ये प्लस है, अगर आप आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इन 3-4 टॉपिक को आप कर लीजिएगा, 1 2 3 और एक ये 4, ओके। इसमें भी मैंने 4 से 5 लगभग 4 टॉपिक बताए हैं। बाकी अगर आप चाहे तो बाकी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी। उसके बाद है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज पे ध्यान रखें, आरसी पे ध्यान रखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान रखें, क्लोज टेक्स्ट पे ध्यान दें। फिल इन द ब्लैंक आता है, डबल फिल इन द ब्लैंक तैयार करें, डबल फिल इन द ब्लैंक, एंटोनियम सिनोनियम तैयार करें, हो जाएगा काम। पैराजम्बल आप कर सकते हैं, अगर आप पैराजम्बल भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट कर लीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ध्यान रखिए। देखो टॉपिक में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्लोज टेस्ट 1 नंबर, आरसी 2 नंबर, पैराजम्बल 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक 4 नंबर। बाकी आप पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। 4 टॉपिक ही हैं, 3 मैंने आपको 12 टॉपिक बताए हैं IBPS FO में। कोई भी विद्यार्थी अगर ये कह दे कि कि ये जो टॉपिक हैं ये आता नहीं है, वो मुझे बता दे। ये हमेशा आते हैं। पहले साल अभी जो पेपर हुआ था हमने दिया था तब भी आते हैं, उससे पहले पेपर हुआ था तब भी दिया था, आते हैं, हर साल आते हैं। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग भी आता है स्टूडेंट, कोडिंग डिकोडिंग हम बताना भूल गए। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में आता है, ठीक है, उसे कभी कभी पूछ लेता है 5 नंबर में, तो इम्पोर्टेंट है, उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस, पूरा सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसका मैं कैलेंडर दिखा देता हूँ कि 2024 में कब रिलीज हो गए, तो वो भी देख लीजिएगा। ये रहा कैलेंडर आप लोगों का, कब क्या होगा ये रहा, ठीक है। IBPS की बात करें तो पहले जो होता है IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ही आता है, बाद में RRB आता है। अब RRB आएगा, RRB चलेगा अभी, बाद में IBPS आएगा। तो देख लीजिएगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो ये देखिए आप, ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। 14 दिसंबर 2024 को इसका मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम 19/10/2024 को होगा और 20/10/2024 को होगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका ये है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये ध्यान रखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर है। इसको अच्छे से दीवार पर निकाल लीजिए, दीवार पर इसका प्रिंट निकलवा के दीवार पर आप चिपकाइए ताकि याद रहे, ठीक है। कब आया था? 15 जनवरी 2024 को आया था ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो विद्यार्थी ये है आपका पूरी डिटेल्स, ठीक है। सैलरी की बात मैंने यहाँ पर नहीं की है, सैलरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ बताना पड़ता है भाई, NPS कितना कटेगा, ठीक है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, ठीक है, PF कितना है आपका, वो सब अलग वैकेंसी अलग वीडियो में बना दूंगा उस पर, ठीक है। बाकी ये है, कोई भी डाउट अगर किसी को है तो स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका आंसर हम वहीं देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे नोटिफिकेशन इस पर मिलने वाली है, वीडियो मिलेगी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की भी, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।